जय भारत बच्चा लोग। तो हम अपने वेक्टर्स का अभी फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना। तो वेक्टर्स तुम्हारा एक ऐसा टॉपिक है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था पहले ही, क्या कि वेक्टर्स में हमें आगे जितने भी हम क्वांटिटीज़ पढ़ने वाले हैं, है ना, जैसे तुम अलग अलग चीज़ें पढ़ोगे, फोर्स पढ़ेंगे हम, एनर्जी पढ़ेंगे हम, वर्क पढ़ेंगे हम, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये जो सारी पूरी दुनिया है ना हमारी, इतने सारे टर्म्स के ना जो हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, इसको ना दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, वो दो पार्ट कौन कौन से हैं आओ हम देखते हैं। वो दो पार्ट हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स, है ना। स्केलर्स एंड वेक्टर्स मतलब कुछ चीज़ें स्केलर होती हैं और कुछ चीज़ें वेक्टर होती हैं। ठीक है, तो स्केलर क्या होता है वो हम पहले समझते हैं ना। तो देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ये क्वांटिटी क्या है, मतलब अगर मैं यहाँ सिर्फ स्केलर भी लिखता तो भी चलता है। जैसे फोर्स एक क्वांटिटी है, स्पीड एक क्वांटिटी है, वर्क एक क्वांटिटी है ना। तो फिजिक्स में ये जो टर्म्स है ना, इनको क्वांटिटी नाम देने का की आदत है। ठीक है, कि ये पीछे क्वांटिटी लगा देते हैं। जिसने भी पहली बार यूज किया होगा उसने बोला कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो तब से उसके पीछे ये नाम लग गया। ठीक है, तो क्वांटिटी का ऐसे तुम्हें मीनिंग नहीं समझना चाहिए। इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है क्वांटिटी का? इंग्लिश में मीनिंग ये होता है कि कोई चीज़ का कितना अमाउंट है ना, बट यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, फोर्स भी एक क्वांटिटी है, स्पीड भी एक क्वांटिटी है, ऐसे बस उसके पीछे क्वांटिटी लगा हुआ है उसके साथ में पीछे में। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ये लिखता कि स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड तो भी चलता। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल देखते हैं पहले, फिर सेकेंड पॉइंट पे आएंगे। जैसे मास है, ठीक है, मास 4 kg, क्लियर। तो 4 kg मास, बस इतना ही बोला मैंने ये नहीं बोला कि 4 kg मास नीचे की तरफ, 4 kg मास ऊपर की तरफ, 4 kg मास साउथ में, 4 kg मास नॉर्थ वेस्ट में। मास सिर्फ मास है ना। स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस 10 मीटर्स, वर्क 20 जूल्स, है ना, वर्क का यूनिट जूल होता है, सबको पता है। तो ये जो कुछ ना तुम्हारे स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सिर्फ स्केलर क्यों है? सिर्फ स्केलर का मतलब क्या? स्केलर क्वांटिटीज है ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। ओनली मतलब मैग्नीट्यूड के अलावा भी कुछ हो सकता है किसी के पास। ठीक है, क्या हो सकता है मैग्नीट्यूड के अलावा किसी के पास? किसी के पास डायरेक्शन भी हो सकता है। जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूँ ना कि मैं भाग रहा हूँ 10 मीटर्स पर सेकेंड से वेस्ट की तरफ, मैं भाग रहा हूँ कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से वेस्ट की तरफ। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, इसमें 10 मीटर पर सेकेंड भी है और वेस्ट भी है। क्योंकि अगर जब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं वेस्ट की तरफ भाग रहा हूं, तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं किस तरफ भाग रहा हूं? समझ आया? तुम्हें तो इतना पता चलेगा कि हाँ सर 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं, क्लियर। तो तुम उसको जब इमेजिन करोगे तो तुम्हारा बस आंख बंद रहेगा, तुम सोचोगे अच्छा सर किधर तो भाग रहे होंगे, पता नहीं किधर। बट अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूँ वेस्ट की तरफ, और मान लो मुझे पता है कि वेस्ट इधर है, तुम इमेजिन कर लोगे ना आंख बंद करके भी कि मैं किधर भाग रहा हूँ? इस तरफ भाग रहा हूँ मैं, ठीक है, इस तरफ। तो इसीलिए ओनली मैग्नीट्यूड बोला गया, मैंने वहां पे डायरेक्शन नहीं बताया उसका। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो 5 मीटर पर सेकंड लिखा है, बट वो सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड है, वो किस दिशा में है वो नहीं लिखा है। इसीलिए जो स्पीड जो क्वांटिटी है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जब तुम उसका डायरेक्शन भी जोड़ दोगे तो उसको हम स्पीड नहीं कहते, फिर उसका तो नाम ही बदल जाता है, जो हम आगे अभी देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। समझ आया? तो उसके पास सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड होता है, किसके पास? स्केलर क्वांटिटीज के पास। अब यहां पे सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, दे कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड यूजिंग कॉमन रूल्स ऑफ अलजेब्रा। एडेड ही नहीं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो तुम, है ना, यूजिंग कॉमन रूल्स ऑफ अलजेब्रा। कॉमन रूल्स ऑफ अलजेब्रा का मतलब क्या है? कॉमन रूल्स ऑफ अलजेब्रा का मतलब ये है कि अगर मुझे इस 4 kg मास को इस 5 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करना पड़े ना, 4 kg मास को 5 मीटर पर सेकेंड से, तो मैं 4 × 5 = 20 ये लिख सकता हूं। ये करेक्ट है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तुम बचपन से जानते हैं, है ना, यही बोलोगे तुम। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में ही हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आज तक जो तुम क्वांटिटीज पढ़ते आए हो टिल स्टैंडर्ड 10th, उसमें तुम सिर्फ स्केलर मान के ही सारा कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो अब चीजें थोड़ी सी बदलेंगी ना, बट स्केलर जब तक होगा तब तक नहीं बदलेगा। ठीक है, 4 × 5 अभी भी 20 होगा। इतना ही नहीं, अगर मैं 4 kg मास को मान लो एक और 6 kg मास के साथ ऐड करूं,
तो टोटल मास 10 kg होगा, ये तुम्हें पता है ना, ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी, बहुत ध्यान देना ये चीज़ को, है ना, कोई छोटी बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये भी स्केलर है 4 kg मास और ये 6 kg मास भी स्केलर है, इसीलिए हम इसको 10 kg लिख सकते हैं। इनफैक्ट मेरे को इसको ऐसे लिखना चाहिए, 4 kg प्लस 6 kg इज इक्वल टू 10 kg। ठीक है, तो ये ऐसा तभी होगा अगर जो तुमने जिस क्वांटिटी को ऐड किया ना, दो क्वांटिटी हैं, दोनों मास हैं, क्योंकि दोनों स्केलर है, ठीक है, इसीलिए तुम 4 + 6 10 लिख पा रहे हो। इसका मतलब ज़रूर ऐसा भी होता होगा कि कभी हम 4 + 6 10 ना लिख पाएँ, है ना। तो कब होगा वैसा? देखो, जब तुम्हारा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। कहने का मतलब देखो, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी एक एग्जांपल लिखा है, 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब अगर ये दिशा नॉर्थ की दिशा है तो मैं 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ भाग रहा हूँ। तो तुम आंख बंद करके इमेजिन कर लोगे सर किधर भाग रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को वेक्टर बुलाया था, और तुम देखो मैंने इसके साथ दिशा जोड़ दिया, डायरेक्शन, तो वही स्पीड जिसका नाम था अब उसका नाम क्या हो गया? अब उसका नाम वेलोसिटी हो गया। समझ आया? तो इसीलिए वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड क्या था? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी था। समझ आया? सिमिलरली फोर्स देखो, एग्जांपल ना 5 न्यूटन, अगर मैं बोलूँ कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इस पेन के ऊपर ना, ये पेन है मान लो, इसके ऊपर मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो मैं 5 न्यूटन ऐसे नीचे भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी, कहीं भी फेंक सकता हूँ मैं इसको ना 5 न्यूटन। बट अगर मैंने बोल दिया कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, और मैं इसके साथ साथ ये भी लिखूंगा कि टूवर्ड्स साउथ, तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में साउथ है ना, तो अज्यूम कर लेते हैं, तो ये जो 5 न्यूटन फोर्स है, इसका मतलब मैं इधर लगा रहा हूँ। तो तुम समझ जाओगे ना आंख बंद करके भी कि सर ने किस तरफ फोर्स लगाया होगा। इसीलिए फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, उसके साथ उसकी दिशा भी होती है हमेशा। तो फोर्स हमेशा एक वेक्टर ही होता है। क्लियर? जैसे स्पीड और वेलोसिटी में क्या है, तुम जब दिशा नहीं बताओगे तो वो स्पीड बन जाता है, दिशा बताओगे तो वो वेलोसिटी बन जाता है ना। देखो मैंने दिशा डायरेक्शन बताया तो वेलोसिटी बन गया, बट फोर्स हमेशा एक वेक्टर ही होता है, ठीक है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं 10 मीटर चल के गया, इसका मतलब तुम सिर्फ इतना मान सकते हो कि मैंने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। बट अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मैं 10 मीटर यहां से साउथ की तरफ गया, ठीक है, तो तुम समझ जाओगे सर अभी यहाँ है और फिर 10 मीटर इस तरफ चले गए होंगे, है ना, अगर इस डायरेक्शन में साउथ है तो तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा सर कहाँ थे और कहाँ गए, है ना। तो ये कहाँ वाली चीज़ ये कैसे पता चली तुम्हें? ये तुम्हें डायरेक्शन से पता चली। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें डायरेक्शन बताया। समझ आया? तो ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा फील आना स्टार्ट हुआ होगा। डायरेक्शन के साथ जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताते हैं, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना, फोर्स, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, तो तुम ऐसा, उनको क्या कहा जाता है? वेक्टर। तुम ऐसा मान के चलो कि स्केलर्स के परिवार में एक ही लोग है, वो अकेला, उसका मैग्नीट्यूड, है ना। स्केलर के पास क्या था? स्केलर्स क्वांटिटी है ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर के परिवार में दो लोग हैं, है ना, खुशी परिवार है, वो ज़्यादा सुखी परिवार है ना, वो खुद भी है, उसका मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी। तो तुम ये मान के मत चलना कि डायरेक्शन कुछ हल्का चीज़ है ना, कुछ अगर मैं 100% इंपॉर्टेंस दूं किसी चीज़ को तो तुम सोचो कि सर मैग्नीट्यूड का 80% इंपॉर्टेंस है और डायरेक्शन का सिर्फ 20% इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। उस परिवार के जो दोनों लोग हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का 50-50% इंपॉर्टेंस है ना। वो तुम्हें इस चैप्टर के दौरान पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ क्या ना, कि दे आर एडेड और मल्टीप्लाइड बाय लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये जो वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लिखा मैंने, ये सिंपल अलजेब्रा के लॉ नहीं होते। मतलब इस चैप्टर में अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि एक फोर्स है मेरे पास, है ना, 5 न्यूटन का, और एक फोर्स है मेरे पास 4 न्यूटन का, ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों फोर्स को ऐड करूं तो ज़रूरी नहीं है कि 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 9 न्यूटन होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते।
ऐसा हो भी सकता है, एक स्पेशल केस में ये होगा सिर्फ, बट ऐसा हमेशा होगा ये हम नहीं बोल सकते। तो ये अब बात तुम्हें समझ आई होगी लास्ट पेज वाली कि सर 4 + 6 तो 10 है, बट देखो यहाँ 5 + 4 किया मैंने, कहाँ हुआ 9, नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे ऐड करेंगे ना, तो मन में हो रहा है सर 5 + 4 तो आज तक 9 होता था, अब आप बोल रहे हो नहीं होगा, तो क्या करें फिर 5 + 4 आएगा तो अब तुम्हें ये देखना है पहले कि क्या ये वेक्टर है, जो दो चीज़ें ऐड हो रही हैं क्या वो वेक्टर है। तो देखो ये भी फोर्स वेक्टर फर्स्ट फोर्स वेक्टर, दो फोर्स दोनों वेक्टर होते हैं, है ना। तो जब तुम दो वेक्टर को ऐड करोगे तो उसको ऐड करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिस पर हम पहुंचेंगे। मतलब वेक्टर एडिशन का कोई लॉ होगा, उस हिसाब से तुम ऐड करोगे। वो पिछले वाले में स्केलर कैसे ऐड होता था, लॉज ऑफ अलजेब्रा जो मैंने तुम्हें बताया ना, अलजेब्रा के लॉज थे वो, ठीक है। 4 + 5 9 होता है सिंपल अलजेब्रा में, क्लियर। बट वेक्टर में 4 + 5 9 नहीं होगा, किस क्या होगा सर, वो हम आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली 4 × 5 20 हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम ऐसा भी केस देखोगे जहाँ 4 × 5 0 हो जाएगा, तुम देखोगे, है ना, इसी चैप्टर में हम देखेंगे ये चीज़। वो कैसे होगा, बहुत छोटा सा, जितना आसानी से तुम 4 + 5 9 कर देते हो ना, उतनी आसानी से ही तुम 0 भी कर लोगे, वो भी तुम्हें करना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें सिर्फ ये लॉ समझना होगा, ठीक है, और उसी के लिए तो मैं हूँ, वो समझाऊंगा मैं तुम्हें। तो ये तुम्हारे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी नाम लिखे हैं, ठीक है, ये मैंने वही नाम लिखे वेक्टर के जो क्वांटिटीज़ तुम जानते हो, इनके अलावा और भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं जो हम आगे आगे अपने कोर्स में पढ़ते रहेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट देखो, इस स्लाइड का हेडिंग क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब एक वेक्टर को हम शो कैसे करते हैं, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 न्यूटन का एक फोर्स है, तो ना उसको नोटबुक में ड्रॉ करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, देखो, है ना, वो लाइन होता है विथ एन एरो। मतलब हम एक लाइन बनाते हैं और उसको उस पर एक एरो ड्रॉ करते हैं, जैसे देखो यहाँ नीचे में मैंने किया है ना, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है और ये एक एरो है। जहाँ पे एरो होता है उसको हम वेक्टर का हेड बोलते हैं, वो उसका सर होता है। और जहाँ से लाइन की शुरुआत होती है उसे हम टेल कहते हैं, उस वेक्टर का पूंछ होता है। इसका मतलब कोई सा भी वेक्टर हम एरो की तरह शो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एरो ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ही हो, वो ऐसे किसी एंगल पे भी हो सकता है ना। ये एक वेक्टर है जो मैंने ड्रॉ किया, ये भी एक वेक्टर है जो मैंने ड्रॉ किया, क्लियर। इस वाले वेक्टर में ये इसका पूंछ है, टेल, और ये इसका हेड है। सिमिलरली इस वाले वेक्टर में ये इसका पूंछ है, टेल, और ये उसका हेड है, क्लियर सभी को ये। तो ये टेल और ये तुम्हारा हेड। अब दूसरा पॉइंट, लेंथ ऑफ लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जितनी लंबी ये लाइन होगी ना, कौन सी लाइन, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, है ना, जहां तक तुम्हारा एरो है, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा, क्लियर। इसका मतलब क्या कि अगर मैं बोलूं तुम्हें, है ना, लेट अस से, ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मेरे पास एक ये वेक्टर है, इतना छोटा बनाया मैंने ना, अगर मैं बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो अगर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 होगा ना, वो मुझे इससे बड़ा बनाना पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं 10 कह सकता हूँ। समझ आया। ऐसे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, बट ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, क्या, कि जो लाइन का लेंथ होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। मतलब तुम कई बार देखोगे कि मैं 5 और 10 दोनों का ना लगभग सेम ही लेंथ का बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम स्केल से मेजर नहीं करेंगे उन चीज़ों को, जैसे तुम क्लास 10 तक करते आए थे ना, वो नहीं कि हम 5 सेंटीमीटर बनाएंगे, 10 सेंटीमीटर बनाएंगे, वो सब तुम्हें नहीं करना है। बस इस बात को माइंड में रखना कि ये जो लाइन का लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है। बड़ा मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा, जैसे देखो वहाँ 10 है तो उसका लाइन मैंने थोड़ा लंबा बनाया, 5 है तो लाइन थोड़ा छोटा बनाया। बस इस बात को माइंड में रखो, ऐसे इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि कौन सा लाइन लंबा और कौन सा लाइन छोटा है, क्लियर। ये बात तुम्हें समझ आ जाएगी जब हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे तो। फिर डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जिस दिशा में एरो शो कर रहा है ना, इसका मतलब वो उसका डायरेक्शन है। जैसे मान लो ये दिशा इधर है, ठीक है, तो ये वेक्टर शो कर रहा है कि हाँ वो उस तरफ जा रहा है, क्लियर सभी को ये। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल ना, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और ये 5 न्यूटन हो गया तुम्हारा ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, और ये इस दिशा में लगा। अगर मैं बोलूँ कि 5 न्यूटन का फोर्स मैं ऊपर लगा रहा हूँ ऐसे, तो मैं उसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऊपर 5 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड।
समझ आ गया इस बात का मतलब कि जिधर एरो होगा वो वेक्टर की दिशा बताएगा तुम्हें, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ भाग रहा हूँ, किधर, लेफ्ट साइड, तो मैं उस एरो को उसको कैसे बनाऊंगा, तो मैं उसको बनाऊंगा ऐसा, क्या, और इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखूंगा मैं, 10। तो ये मेरा कौन सा वेक्टर हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, है ना। और ये सब फोर्स थे, तो ये क्या हो गए तुम्हारे, ये सब फोर्स वेक्टर हो गए। मैंने बोला ना 5 न्यूटन 5 न्यूटन। तो ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी को अलग तरह से दिखाएंगे और फोर्स को अलग, सबको दिखाते हैं ऐसे ही, वो कोई सा भी वेक्टर हो, एक तुम लाइन ड्रॉ करते हो और उसके साथ में एक एरो बना देते हो। बात समझ आ गई। अब देखो है ना, वेक्टर को लिखते कैसे हैं। वेक्टर ए, मान लो कोई एक वेक्टर ए है, जैसे मैंने इसको वेलोसिटी वेक्टर बोला, उसको फोर्स वेक्टर बोला, अलग अलग मैंने नाम बोले, तो नाम उसको जैसे तुम बोलते हो ना, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, है ना, ऐसे मैथ्स में बोलते थे लेट एक्स इक्वल टू, तो इस तरह हर वेक्टर का भी अपना नाम दिया जाता है। जैसे वेलोसिटी वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो इनको ना तुम पूरा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं लिखते हो, उनको तुम ए बी एक्स वाई, या वेलोसिटी को वी, डिस्प्लेसमेंट को एस, ऐसे नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हम शॉर्ट में लिख पाएं। तो अगर मैं वेक्टर ए बोल रहा हूं तो उसको लिखने का तरीका क्या है, हम ऐसा ए लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना देंगे ना, जैसे यहाँ बना हुआ है ना, ए लिखोगे और उसके ऊपर ऐसा एक एरो बना दो, क्लियर। अब वो जो एरो है ना वो हमेशा राइट साइड ही रहेगा, तुम ये मत सोचना कि जरूर वेक्टर ए का डायरेक्शन राइट साइड है इसलिए सर ने वो एरो राइट बनाया, लेफ्ट होता तो हम लेफ्ट बनाते हैं, ऐसा नहीं है, वो एरो बस हमेशा राइट ही बनाया जाता है, क्लियर। इसका मतलब ये नहीं है कि ए का डायरेक्शन राइट होगा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि ए एक वेक्टर है। समझ आई बात, जो भी चीज़ वेक्टर होगा उसके ऊपर हम एक ऐसा छोटा सा एरो बना देते हैं, क्लियर, और उसका डायरेक्शन हमेशा ऐसे राइट साइड होता है, क्लियर ये पॉइंट सभी को। सिमिलरली मान लो एक और तरीका क्या होता है वेक्टर शो करने का ना, मैंने तुम्हें क्या बोला, वेक्टर के पास क्या क्या होता है, हेड होता है और टेल भी होता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि दिस पॉइंट इज पॉइंट पी, और यहाँ जो तुम्हारा जहाँ पे एरो आकर के खत्म हो रहा है हेड पे, है ना, लेट अस से दिस पॉइंट इज पॉइंट क्यू, तो इस वेक्टर को ना मैं वेक्टर ए नाम दे दूं, या फिर मैं इसको और क्या कह सकता हूं कि एक पी क्यू वेक्टर भी है, मतलब हेड और टेल को लेकर के ना, जैसे लाइन पी क्यू कहते हैं ना तुम, लाइन ए बी, लाइन बी सी, ऐसा तुम ज्योमेट्री में करते थे, उसी तरह ये वेक्टर क्या कहलाएगा, ये वेक्टर पी क्यू कहला सकता है। मतलब कई जगह वेक्टर को एक सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं हम, सिर्फ ए या सिर्फ बी या सिर्फ सी या सिर्फ पी या सिर्फ क्यू, वो तुम सिर्फ एक लेटर लिखोगे और ऊपर एरो लगा दोगे। और कई बार उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि तुम हेड और टेल वाले पॉइंट लिखते हो और उसके ऊपर एरो लगा देते हो। समझ आया। जनरल तरीका क्या है कि टेल वाले पॉइंट को पहले लिखा जाता है पी, और हेड वाले पॉइंट को बाद में लिखा, ताकि हमें समझ आए कि हेड कहाँ है और टेल कहाँ है। तो पी क्यू में टेल जरूर कहाँ होगा, पी पे, और हेड कहाँ होगा, क्यू पे, ठीक है। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है। तो किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड के लिए ना मैथ्स में एक सिंबल यूज होता है। ऐसे अगर मैं बोलूँ ना कि -3 का मैग्नीट्यूड कितना है, -3 का मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसको ऐसे लिखा जाता है मैग्नीट्यूड। तो -3 का मैग्नीट्यूड होता है 3। तो मैग्नीट्यूड लिखने का एक सिंबल है ना, दो साइड उसके लाइन बनाया था। तो इसलिए अगर मैं बोलता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो मैं वेक्टर ए लिखूंगा और उसके दो बाजू में ऐसे सिंबल बना दूंगा। समझ आया ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। उसको शो करने का और एक तरीका यूज होता है जो हम कई बार करेंगे, जब हमें ये लाइन अगर नहीं बनानी है तो मैं ना सिर्फ ए लिख दूंगा, मैं उसके ऊपर एरो नहीं लगाऊंगा। तो अगर मैंने सिर्फ ए लिखा है, इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की बात कर रहा हूँ। समझ आया। तो मैग्नीट्यूड भी किसी भी वेक्टर का बताने का क्या तरीका है, दो तरीके हैं। तुम वेक्टर लिखो और उसके दोनों बाजू ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बना दो, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। या फिर उस वेक्टर का जो भी नाम है ए है, तो तुम सिर्फ उस ए को लिखो, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो एक वेक्टर को किस तरीके से हम शो करते हैं ना अपने कॉपी में, जब हम वेक्टर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो बनाएंगे कैसे, ऐसे ये सारे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल्स बना करके बताया है ना। लिखेंगे कैसे, तो ये तुम्हारे नीचे वाले जो 3 पॉइंट हैं वो लिखने का तरीका, मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, वेक्टर को कैसे लिखेंगे। क्लियर ये चीज सभी को। तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। अब देखो है ना, यहां पर अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन। जैसे ही तुम्हें ऐसा वाला ग्रीन सिंबल दिखाई दे देना, ये 4 बर्फियां बनी हुई, खाने की इच्छा नहीं होगी तुम्हारी, क्या पता, तो वो इसका मतलब हम क्वेश्चन पे आ गए ना। तो वी आर डूइंग अ क्वेश्चन नाउ।
किसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे ये रिप्रेजेंट करना है वेक्टर, है ना। तो किसी वेक्टर को कैसे ड्रॉ करना है मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना। हमने लास्ट में थ्योरी देखी है, वो हम उसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन करेंगे। नंबर 1, कोई वेक्टर है 30 यूनिट्स टुवर्ड्स वेस्ट। तो सबसे पहले तो यूनिट्स का मतलब क्या है वो समझो, है ना। 30 यूनिट्स में यूनिट्स मतलब क्या, तुम्हें पता है यूनिट और डायमेंशन क्या होता है ना। 10 kg में यूनिट क्या है, kg उसका यूनिट है ना, क्योंकि वो मास है, तो मास का यूनिट क्या होता है kg। तो यहाँ पे मैंने यूनिट्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वेक्टर्स हैं, है ना, जैसे वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो वो कोई सा भी यूनिट हो सकता है ना। तो मैं वो तुम्हें नहीं बोल रहा कि वो फोर्स है कि वेलोसिटी है कि डिस्प्लेसमेंट है, वो कोई भी वेक्टर होगा रिप्रेजेंट तो एक ही तरीके से होता है। तो जो पीछे में लगा रहता है ना, न्यूटन, मीटर पर सेकेंड या जो भी चीज़ें, उसको मैं यूनिट्स बोल रहा हूँ। मैं वो केजी और मीटर पर सेकेंड, मीटर, न्यूटन, ये सारी चीज़ें नहीं लिख रहा, ठीक है। मैं सीधा सिर्फ उसको यूनिट्स बोल रहा हूँ। 30 यूनिट्स मतलब वो 30 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, 30 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ। इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम्हें उसको रिप्रेजेंट करके शो करना है, क्लियर। तो जब भी मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो मुझे पहले सबसे अपना डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसा डायरेक्शंस ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट अस से, है ना, कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ऊपर की दिशा है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट और दिस इज वेस्ट, है ना। ऐसा ज्योग्राफी के बुक में तुमने देखा होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो मेरा पहला वेक्टर क्या है, पहला वेक्टर इज 30 यूनिट्स टुवर्ड्स वेस्ट। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 30 होगा और वो एरो किधर पॉइंट करना चाहिए, वेस्ट की तरफ। तो अगर मैं पहला वेक्टर अपना यहाँ पे बनाऊंगा तो मैं किधर बनाऊंगा, जनरली वेक्टर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मैं इस सेंटर पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ ना। और मैं इसको किस दिशा में बनाऊंगा, मैं इसको इस दिशा में बनाऊंगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना बनाऊंगा, 30। तो मुझे बताओ, ये 30 यूनिट्स का एक वेक्टर हो गया और डायरेक्शन क्या हो गया, टुवर्ड्स वेस्ट। तो देखो मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। समझ आई बात सभी को। सिमिलरली अगर मुझे सेकेंड वेक्टर बनाना है, ठीक है, सेकेंड वेक्टर क्या है, 20 यूनिट्स टुवर्ड्स साउथ। तो मुझे बताओ क्या 20 यूनिट्स टुवर्ड्स साउथ क्या ऐसा बनेगा वेक्टर, कोई डाउट किसी को, क्लियर बिल्कुल, 20 यूनिट्स टुवर्ड्स साउथ। थर्ड वेक्टर 20 यूनिट्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, मतलब जो चीज बाद में लिखा हुआ है डायरेक्शन वहां से लेना है तुमको। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से डायरेक्शन लेना है तुम्हें, कितना, 30 डिग्री। तो आओ बनाते हैं इसे, है ना, 30 डिग्री ईस्ट से किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ, है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब मेरा जो वेक्टर है वो 20 यूनिट्स का बनेगा, है ना। और एंगल 30 डिग्री में कहाँ बनाऊंगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं वो एंगल यहाँ पे बनाऊं कि यहाँ पे बनाऊं, है ना, दोनों में से कौन सा एंगल करेक्ट है, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ से एंगल मेजर करना है, नॉर्थ, क्वेश्चन में क्या लिखा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, याद रखना है। इसका मतलब जो भी बाद में लिखा है एंगल वहां से मेजर करना है। दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, ये है 30 डिग्री। समझ आया। एक एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। 15 यूनिट्स 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ, ठीक है, वेस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट से साउथ की तरफ, यूनिट 15 यूनिट्स। तो 15 यूनिट्स, मान लो ये 15 है यूनिट्स, है ना, उसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं यहाँ पे साइड में, और 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ। इसका मतलब ये वाला एंगल है 60 डिग्री। समझ आया। इस डायग्राम में ज़्यादा वेक्टर्स हो गए, तो तुम चाहो तो दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लो एक यहाँ पे ना। तो उस वेक्टर को मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ ना, 15 वाला। किधर ड्रॉ होगा वो 15 वाला वेक्टर, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारा वेक्टर है 15, ठीक है, और किधर है वो, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये है 60 डिग्री, ठीक है, और ये तुम्हारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, 20 यूनिट्स साउथ ईस्ट,
20 यूनिट्स। अब देखो साउथ ऑफ ईस्ट नहीं बोल रहा, बीच में एंगल की भी बात नहीं कर रहा, तो जब भी वो सिर्फ साउथ ईस्ट सिर्फ नॉर्थ वेस्ट ऐसा बोले ना, तो तुम समझ जाना कि वेक्टर बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब एंगल 45 डिग्री होगा। बोलो 90 के बीच में बनाओगे तो 45 डिग्री बनेगा ना। इसका मतलब अगर मैं ये फिफ्थ वाला आंसर बनाऊं साउथ ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट का मतलब क्या है, ये वेक्टर कहाँ पे बनेगा, ये वेक्टर एग्जैक्टली यहाँ बीच में बनेगा साउथ और ईस्ट के, सच दैट दोनों साइड के एंगल कितने होंगे 45 डिग्रीज, है ना। ये भी 45, ये 45, तुम कभी किधर भी बना दो अब फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है, दोनों साइड बराबर ही आएगा। तो ये कहाँ बना दिया मैंने 20 यूनिट्स का एक वेक्टर बना दिया। किधर बना दिया मैंने 20 यूनिट्स का वेक्टर? साउथ ईस्ट में। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 खुद से कंप्लीट करो। ठीक है, 6, 7, 8, 9 पॉज करके स्क्रीन को खुद से करो, और उसके बाद मैं अभी सॉल्यूशन बताऊंगा ना, तो तुम प्ले करना अपना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 बनाते हैं। तो मान लो मैं इसको अलग डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ 6, 7, 8, 9 के लिए। एक ही डायग्राम में सब बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, समझ ही नहीं आएगा तुम्हें। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 20 यूनिट्स 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, यूनिट कितना 20 यूनिट्स, तो 20 और 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से साउथ की तरफ, है ना, ईस्ट से साउथ की तरफ। ये है तुम्हारा 6th वेक्टर। 7th वेक्टर वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितना एंगल 60 डिग्री। ठीक है, और यूनिट कितना इसका 25, तो ये 25 यूनिट। और मेन पॉइंट क्या कि एंगल कहाँ बनाऊंगा मैं ना, एंगल में बनाऊंगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से, मतलब ये 60 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तुम देख रहे होगे ध्यान से यहाँ पे ना बहुत कि मैं लेंथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, जैसा मैंने तुम्हें बताया था ना। ज़रूरी नहीं कि तुम बिल्कुल स्केल से मेजर करके बनाओ कि कौन सा वेक्टर लंबा है कौन सा छोटा, है ना, क्योंकि तुम्हारा MCQ वाले एग्जाम्स होंगे और उसमें तुम्हें लाइन मेजर करने का क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, कि कितना लेंथ है वो ऐसे मेजर करके बनाओ, वो बच्चों वाली बात हो गई है। तो तुम ऐसे ही फ्री हैंड से हाथ से वेक्टर्स को ड्रॉ करो, है ना, विदाउट यूज ऑफ स्केल। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 30 यूनिट्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। पहले तो डायरेक्शन खोजते हैं अपना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ कितना यूनिट 30 यूनिट्स। ये हो गया वेक्टर हमारा। ठीक है, ये देखो 30 मैंने यहाँ लिख दिया, 25 यहाँ लिख दिया, तो तुम उसको कहीं भी लिख सकते हो ना। इस एरो के पास जनरल तरीका क्या होता है, यहीं पे लिखने का ना, बाजू में देखो मैं 30 यहाँ, ये 30 इधर लिखा, ये 20 इधर लिखा ना, तो उसके आसपास तुम कहीं भी लिख दो, तुम्हें पता होना चाहिए वो उसका मैग्नीट्यूड है। समझ आ गई बात। फिर लास्ट 20 यूनिट्स नॉर्थ वेस्ट, तो 20 यूनिट्स नॉर्थ वेस्ट अगर मैं बनाऊंगा तो बताओ इस डायग्राम में तो यहाँ बीच में ही बन जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा वेक्टर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, दिस इज इट। कितना यूनिट्स 20 यूनिट्स, एंगल कितना 45 डिग्री, है ना। तुम इधर बनाओ 45 डिग्री या इधर बनाओ 45 डिग्री, बात एक ही है। क्लियर ये चीज़। और ये तुम्हारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्शन लेते हैं। तो तुम देखो ये सारे वेक्टर हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिए। ये तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। क्लियर कि ड्रॉ कैसे किया जाए सर वेक्टर को, समझ आई बात। तो ये दिशा बताने का तरीका है ना। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब आया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो वेक्टर के बीच का एंगल, क्योंकि अब दिशा की बात हो गई ना, डायरेक्शन हो गया। कभी तुमने 10 kg मास और 2 kg मास के बीच का एंगल कुछ होगा ऐसा कभी कुछ सोचा क्या? नहीं, है ना, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन डायरेक्शन में एंगल होता है। मैं बोलूँ कि एक इधर भाग रहा है और एक इधर भाग रहा है, तो बताओ एक इधर भागेगा और एक इधर भागेगा, दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा, है ना। इधर और इधर मतलब क्या, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ ना, एक वेलोसिटी इस दिशा में एक वेलोसिटी इस दिशा में, तो कितना एंगल बना रखा मैंने यहाँ, ये 90 डिग्री हो गया ना। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपने को सीखना है। दो मेथड है इसके। सबसे पहला मेथड है टेल टू टेल मेथड। टेल टू टेल मेथड का मतलब क्या है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दोनों वेक्टर की पूंछ, देखो ये एक वेक्टर ए है,
ये वेक्टर बी है, देखो ना बी के ऊपर ऐसे एरो लिखा, ए के ऊपर एरो लिखा, और ये वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए, दोनों की पूंछ मिली हुई है। बोलो दोनों की पूंछ इस पॉइंट पे मिली हुई है ना, दोनों की पूंछ, इसलिए इसका नाम क्या है, टेल टू टेल मेथड। दोनों पूंछ मिला रखी तुमने है ना, टेल टू टेल मेथड, ठीक है, टेल टू टेल मेथड है ना। अब देखो यहाँ पे कैसे एंगल बताएंगे, देखो यहाँ पे मैंने ये एंगल थीटा बनाया, तो ये इस क्वेश्चन में ये थीटा है। तुम्हें सबसे जरूरी क्या समझना है, टेक स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। मतलब ए और बी के बीच में ना, ए और बी के बीच में ना ये एंगल भी हो सकता था, बोलो हो सकता था ना, लेकिन तुम्हें कौन सा एंगल लेना है, जो दोनों में से छोटा हो। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और ड्रॉ करते हैं, आ जाओ। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना, ऐसे वेक्टर देखो, मैं क्या मैंने टेल टू टेल बनाया, क्या दोनों की पूंछ मिली हुई है, बिल्कुल मिली हुई है। मैं थीटा इस एंगल को लूंगा कि मैं थीटा इस एंगल को लूंगा, तो रूल क्या है, स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल, इसमें दैट इज दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, दिस इज थीटा। दो पॉसिबल एंगल हमेशा होंगे, उनमें छोटा वाला हमेशा थीटा होगा। टेल टू टेल मेथड, दो वेक्टर की पूंछ मिली हुई। क्लियर। दूसरा क्या तरीका है, अगर पूंछ मिली हुई ना हो तो, फॉर एग्जाम्पल इसको हम कहते हैं हेड टू टेल मेथड। तुम ध्यान से देखो, इस डायग्राम पे मैं आऊंगा, पहले मैं ना इसे ड्रॉ करके तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये एक वेक्टर है बी, है ना, दो वेक्टर्स ड्रॉ किए मैंने, ए और बी। अब इसमें अगर मुझे एंगल बताना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, और अगर तुमने एंगल यहां ड्रॉ कर दिया ना थीटा, तो सारी कहानी हो जाएगी खराब, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। तो हेड टू टेल मेथड में क्या करना होता है, एक्सटेंड हेड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स। अच्छा ये हेड टू टेल क्यों है, क्योंकि देखो ए का टेल जहां है वहां बी का हेड है, जहां ए का टेल है वहां बी का क्या है, हेड है। तो तुम्हें क्या करना है, एक्सटेंड हेड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स, दोनों में से एक वेक्टर का हेड को ना आगे एक्सटेंड करो। किसका हेड मैं एक्सटेंड करूंगा, तुम हेड उसी वेक्टर का एक्सटेंड करोगे ना। अब दो वेक्टर तो आपका दो ऑप्शन, तुम ए का हेड भी एक्सटेंड कर सकते हो, बी का। मुझे तो अगर तुम ए का हेड आगे एक्सटेंड करोगे, है ना, एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है कि तुम ए की लाइन को ऐसे आगे बढ़ाओगे, तो मुझे तो कोई नया एंगल बना क्या वहां पे नहीं, जिस वेक्टर का हेड दूसरे के टेल में मिला हो ना, उसका हेड एक्सटेंड करना है तुम्हें, तो तुम बी का हेड एक्सटेंड करोगे। बोलो यहाँ पे एक नया एंगल बनाना, तो दिस एंगल थीटा विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। वो ऊपर वाला थीटा एंगल थीटा नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा अगर तुम करोगे तो, ठीक है। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर जो तुम्हारा एंगल है, दिस इज रॉन्ग, है ना, ये रॉन्ग एंगल है। क्लियर। ये करेक्ट एंगल नहीं है, करेक्ट एंगल ये वाला है। क्या करना है तुम्हें, जो वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से मिला हुआ है उस हेड को आगे एक्सटेंड करो, तो वहां पे ना ये एंगल बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये एंगल करेक्ट एंगल है बिटवीन ए एंड बी। ऐसा कब करना है, जब हेड टू टेल वेक्टर रखा है। टेल टू टेल में तो वो जो छोटा वाला एंगल है जो मैंने तो पीछे बताया वही सही होगा, बट हेड टू टेल में यही करना। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बना है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, देखो ए का हेड यहाँ पे है ना, तो तुमने उसको आगे ऐसे एक्सटेंड किया, तो अब जो एंगल बना ए और बी के बीच में, ये तुम्हारा एंगल थीटा कहलाएगा। जिसका हेड मिला हुआ है आकर के, यहाँ पे देखो किसका हेड मिला था, बी का मिला हुआ था ना टेल में, तो तुमने बी को एक्सटेंड किया। यहाँ पे ए का हेड है जो उसके टेल से मिला है, तो तुमने ए को एक्सटेंड किया। तो ए को एक्सटेंड करने के बाद जो नया एंगल बनेगा वो तुम्हारा एंगल बिटवीन ए एंड बी कहलाएगा। कब, जब हेड टू टेल रखे हो वेक्टर्स तब। और एग्जाम्पल बनाते हैं। मुझे बताओ, अगर एक वेक्टर ऐसा है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर ऐसा है, वेक्टर बी, क्या, सबसे पहले अपने आप से पूछो, क्या ये हेड टू टेल रखा हुआ है दोनों वेक्टर? हाँ, एक का हेड दूसरे की टेल पे। अब क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे दोनों में से एक वेक्टर को, एक्सटेंड हेड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स। किसको एक्सटेंड करेंगे, जिसका हेड दूसरे की टेल पे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक आगे एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे ना। अब जो एंगल बना ए और बी के बीच में, है ना, अब जो एंगल बना ए और बी के बीच में, ये एंगल, दिस विल बी कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर सभी को ये चीज? तो ये तुम्हारा सिंपल सा एक ऑप्शन है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें ड्रॉ करके और देता हूँ, ये तुम खुद से करो। मान लो ये एक वेक्टर है तुम्हारा
इस दिशा में वेक्टर a और ये एक वेक्टर है वेक्टर b। तो सारे लोग स्क्रीन पॉज करके इसका एंगल बना सकते हो, बनाओ। देखो कौन सा एंगल बनेगा, b को आगे बढ़ाओगे तो दिस थीटा विल बी कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये तरीका सीख रहे हैं हम एंगल पहचानने का दो वेक्टर के बीच में, क्योंकि दो वेक्टर ना कैसे भी बन के मिल सकते हैं तुम्हें, ठीक है। और वेक्टर का एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी तुम्हें पता चलेगा। थे जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में जाएंगे ना, एंगल पर ही सारी कहानी टिकी हुई है, वेक्टर के एंगल पे, ठीक। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऐसे पहचाना जाता है। इसमें और एक छोटी सी चीजें देखो ना, एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या, देखो है ना, मान लो जैसे यहां पर ये वेक्टर बने हुए हैं ना, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो मुझे बताओ जब तुम इस पर्टिकुलर मेथड से गए जो मैंने तुम्हें सिखाया, तो ये एंगल थीटा आया ना। अगर मैं ये बोलूं कि मैं इस पूरे के पूरे वेक्टर ए को उठा के आगे रख दे रहा हूं पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये डायग्राम कैसा हो जाएगा। वेक्टर बी तो अपनी जगह पे ही रह गया है ना, वेक्टर बी अपनी जगह पे है, बट वेक्टर ए पूरा उठा के मैंने यहां रख दिया ऐसे। बोलो सही सब बात समझ आई। मतलब वेक्टर ए को मैंने पकड़ के खिसका दिया ऐसे आगे की तरफ, है ना। वेक्टर ए को मैंने पकड़ा और उसे आगे की तरफ क्या कर दिया, खिसका दिया, है ना। वेक्टर ए को मैंने पकड़ा और यहां से ऐसे आगे की तरफ खिसका दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा एरो, तो ये हम आगे ले जाते हैं, ठीक है। वेक्टर ए को तुमने पकड़ा, ध्यान से देखो है ना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। वेक्टर ए को हमने पकड़ा और खींच के हम आगे की तरफ ले गए, क्लियर। तो उसका एरो अब कहाँ पहुँच गया होगा, वेक्टर ए का एरो अब उसका यहाँ पहुँच गया होगा, क्लियर। तो वो पीछे वाला जो एरो है वो अपना डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा वेक्टर ए और वेक्टर बी अब इस तरीके के दिखाई देंगे, क्लियर सभी को ये चीज़। ठीक है, तो वेक्टर ए ऐसा हो गया और वेक्टर बी ऐसा, मतलब तुमने क्या किया, उसको उठा करके पैरेलली प्लेस किया। तो जब तुमने उठा के उसे पैरेलली प्लेस किया, तो बताओ मुझे, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसा बना होता तो तुम एंगल क्या बताते इसका, ए को आगे एक्सटेंड करते और बोलते कि ये एंगल थीटा है। क्या अभी भी वही एंगल थीटा होगा ए और बी के बीच में? होगा। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों वेक्टर कैसे रख दिए तुमने, टेल टू टेल। तो टेल टू टेल में तो थीटा यही होता है ना, जो डायरेक्ट एंगल दोनों के बीच का होता है। समझ आई बात? तो ये थीटा कहलाएगा इनके बीच का। ऐसा क्यों हुआ कि इट कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल? क्योंकि वेक्टर के परिवार में दो लोग हैं। जब तक तुम दोनों में से कोई भी एक को ना बदल दो तब तक वेक्टर नहीं बदलता है, और अगर वेक्टर नहीं बदलता है तो जो भी हम कर रहे हैं वो अलाउड है। तुमने इसको उठा के यहां से यहां रखा, जितना ए का लेंथ यहां था उतना ही लेंथ यहां भी होगा जब तुम उसको उठा के यहां से यहां रख दोगे। तो जिस दिशा में ए पॉइंट कर रहा था उसी दिशा में अभी भी कर रहा है। तो ना तुमने उसका मैग्नीट्यूड बदला, ना तुमने उसका डायरेक्शन बदला। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। समझ आई बात? एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, ये इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। और मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दिखाता हूं ना। लेट अस से हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, और दिस इज वेक्टर बी। तो मैं इसी डायग्राम को कई तरीके से बना सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं चाहूं तो दिस इज सेम एज, मैं क्या करूंगा, ए को उठा के आगे ले आऊंगा। तो वेक्टर बी को मैंने ऐसा ही छोड़ दिया और ए को मैंने पकड़ के ऐसे खींच दिया आगे की तरफ, है ना, उठा के ऐसा रख दिया ताकि टेल ए का यहाँ आ जाए और हेड आगे चल जाए, ठीक है। तो ये करना अलाउड है, वो ये कहता है। सिमिलरली मैं और भी कुछ कर सकता था, मैं ना बी को उठा के यहाँ से यहाँ भी रख सकता हूँ, दिस विल बी सेम एज, है ना। और क्या कर सकता था मैं ए को वैसे ही छोड़ देता, है ना, मैं वेक्टर ए को वैसे ही छोड़ देता और बी को उठा के ए के टेल पे रख देता और बी को उठा के ए के टेल पे रख देता। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसा कर सकते हैं। किसी भी एक वेक्टर को उसके खुद के पैरेलल हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। देखो ना, अगर बी यहाँ है और अगर अब तुमने नया बी यहाँ बना दिया
तो मुझे बताओ जिस दिशा में बी पहले पॉइंट कर रहा था अब भी उसी दिशा में पॉइंट कर रहा है, सिर्फ तुम उठा के वहां ले गए और मान लो कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। इसका मतलब क्या है कि तुमने ना बी का मैग्नीट्यूड बदला ना बी का डायरेक्शन बदला। तो बताओ ये नीचे वाला डायग्राम बन जाएगा ना ए और बी। सिमिलरली अगर तुम ए को उठा करके नीचे ले आओ तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा, है ना। ए को उठा के ऐसा रखो कि उसका टेल बी से मिल जाए, लेकिन पैरेलल होना चाहिए। जिस दिशा में वो पहले पॉइंट कर रहा था उस दिशा में करना चाहिए, और कुछ नहीं करना तुम्हें उसे। तुम उल्टा भी नहीं कर सकते, है ना। दिशा वही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दिशा या फिर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में से कुछ भी बदला तो खेल खत्म हो जाएगा। समझ आया सभी को? मतलब वेक्टर बदल जाएगा। तो हम ये नहीं कर सकते। ऐसा कब कर सकते हैं? जब तुम बिल्कुल उसके पैरेलल उठा के ले आ रहे हो। देखो बी अभी जहां था और तब जहां है, वो वैसा करना अलाउड है। बी को ना तुम ऐसे नहीं बना सकते कि सर इधर बना देंगे, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, वही सही है, ठीक है। मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। समझ आई बात सभी को? तो ये कहता है कहानी क्या कि एनी वेक्टर कैन बी प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना। कैन बी डिस्प्लेस्ड मतलब उठा के एक से दूसरी जगह हम रख सकते हैं। ना ही उस ऐसा करने से ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा और ना ही मैग्नीट्यूड। क्लियर सभी को ये बात? तो अब एंगल बिटवीन वेक्टर का क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे ना 3 वेक्टर ड्रॉन है। तुम्हें लग रहा होगा सर तो 6 वेक्टर है। एक्चुअल में ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस की लाइन है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तीनों एक्स एक्सिस है। वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। वेक्टर बी नीचे की तरफ 30 डिग्री बना रहा है। वेक्टर सी नीचे की तरफ एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है। मतलब ये 3 वेक्टर हैं, ठीक है। तीनों कहाँ पर है? तीनों तुम्हारे एक्सिस पर है, अपना जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसे हम कहते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ से तुम्हें डायरेक्शन पता चल रहा है ना। वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या है? 30 डिग्री अबव एक्स। बी क्या है? 30 डिग्री बिलो एक्स। सी क्या है? 45 डिग्री बिलो एक्स। मुझे क्या करना है? मुझे फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। एक एक करके चलते हैं। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे अपना ऐसे एक्सिस ड्रॉ करूँ, ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमें यहाँ पे वाई से ऐसे मतलब नहीं है, बट दोनों में ड्रॉ कर ले रहा हूँ। मुझे बताओ क्या वेक्टर ए ऐसा 30 डिग्री बनाना, ये वेक्टर ए है सच दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब मुझे क्या फाइंड करना है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मैं उसी डायग्राम में ना बी भी बना लेता हूँ। एंगल फाइंड करने के 2 तरीके हैं, तो टेल टू टेल रखो या तो हेड टू हेड। आसान कौन सा है? टेल टू टेल। तो मैं टेल टू टेल यूज करूंगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा? मैं वेक्टर बी भी इसी डायग्राम में बनाऊंगा। ये देखो वेक्टर बी बना दिया मैंने यहाँ। बोलो मुझे कितना एंगल उसका एक्स के नीचे है? 30। क्या तुम इजीली बता सकते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री। समझ आया? ए और बी के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री। सिमिलरली क्या मैं बी और सी के बीच का एंगल भी बता सकता हूँ? क्या मैं बी और सी के बीच का एंगल भी बता सकता हूँ? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वेक्टर बी कैसा बनेगा? वेक्टर बी है 30 डिग्री नीचे की तरफ। ये है वेक्टर बी, दिस एंगल इज 30 डिग्री। वेक्टर सी किधर बनेगा? वेक्टर सी बनेगा 45 डिग्री नीचे की तरफ। तो दिस विल बी वेक्टर सी। ये कितना एंगल है? ये 45 डिग्री एंगल है। तो मुझे बताओ बी और सी मैंने टेल टू टेल रख दिए ना, तो क्या इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला एंगल होगा? ये जो छोटा सा एंगल है, ये एंगल कितना आएगा? इजीली तुम बता सकते हो। एक्स से सी तक 45 है, एक्स से बी तक 30 है। दैट मीन्स दिस विल बी 15 डिग्रीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या था? दोनों आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 60 डिग्रीज ये वाले का, उसके बाद वाले का आंसर है 15 डिग्रीज। और मैं चाहता हूँ कि जो थर्ड क्वेश्चन है वो तुम खुद से ट्राई करो, ठीक है, और वो आंसर निकालो। तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना। ये हमने बहुत बेसिक पार्ट कवर किया वेक्टर्स का, और नोट्स अच्छे से बनाना जैसे मैंने तुम्हें बताया रखा है ना। नोट्स बिल्कुल एक एक चीज़ तुम्हें नोट करनी है। और इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय भारत।